सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लेसन संघवाद पर चल रहे थे। लेसन को अब तक हमने 2 भागों में देखा। उसमें हमने देखा कि संघात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार के लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो किस तरह की। जो शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में बटी हुई हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो उनके बारे में हम जानना कि कितने विषय संघ सूची में, कितने राज्य सूची में और कितने समवर्ती सूची में। इन तीनों सूचियों पर कौन परिवर्तन कर सकता है, कानून बना सकता है, उन सब के विषय में हमने जाना। तो आइए आज उससे आगे के भाग में हम जानेंगे कि संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमें क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पार्ट 3। देखिए, संघवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल हमने बात की कि जो विषय हैं देश को चलाने के वो 3 सूचियों में बटे, संघ, राज्य और समवर्ती। उसके अलावा एक सूची और होती है जिसे हम अवशिष्ट विषयों की सूची कहते हैं। उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। मतलब वो विषय जो इन तीनों सूचियों में आने से रह गए हैं, उन विषयों को केंद्र सरकार कानून बना सकती है। देखिए, जो संघ सूची है उसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, कल हम बात कर रहे थे गठबंधन सरकार की। गठबंधन सरकार एक कांटों का ताज है एक हिसाब से। आप इस पिक्चर में देखें, ये आपको बुक में दी हुई है कि कैसे हर एक जो सरकार का समर्थन दे रहा है, लेकिन एक बम के समान है। मान लीजिए किसी एक पर भी आग लगाई जाए तो पूरी की पूरी सरकार नष्ट हो सकती। अब इसे हम इस तरह से समझते हैं। देखिए, गठबंधन सरकार को समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए सरकार बनानी है। सरकार को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 100 सीटें हैं। अगर आपको सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो आपको 51 प्लस सीटें चाहिए। 51, 52, 53, 54, 55 जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए दल आ है, उसे 45 सीटें मिली हैं, बा को 40 और जो अन्य दल हैं उन्हें 15 सीटें मिली हैं। अब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 51। तो ना तो जो प्रमुख दल हैं उनमें से किसी को भी नहीं मिली, तो अब वो क्या करेंगे? जो अन्य दल हैं उनसे समर्थन लेंगे। इस तस्वीर को देखिए, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में कमल का फूल है। देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो दूसरों से समर्थन लेके बनी हुई है। तो अब देखिए, इसमें 45 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 51 या उससे अधिक। तो अब वो अन्य दलों से समर्थन लेंगे और सरकार को बनाएंगे। तो इस तरह से जो सरकार बनती है उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। मतलब दूसरे दलों के साथ सहयोग कर बनी हुई सरकार। अब देखिए, गठबंधन सरकार क्या होती है। 1990 के बाद हमारे भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। उसे सत्ता में आने के लिए लोकसभा चुनावों में किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता है और तब वो सरकार बनाने में कामयाब हो पाता है। तो जब गठबंधन करता है तो कई बार जो गठबंधन करने वाली पार्टियां होती हैं वो मनमाने ढंग से सरकार को चलाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि सरकार को चलाना एक कठिन कार्य हो जाता है। अब हम जानते हैं विकेंद्रीकरण क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सत्ता 3 भागों में विभाजित है।
केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आपकी पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर निगम वो सारी आ जाती हैं। तो विकेंद्रीकरण क्या है, देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देना। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए, सबसे पहला फ़ायदा, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में भागीदार बनाना संभव हो जाता है। मतलब अगर आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, आप वहाँ की पब्लिक की राय जानना चाहते हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाती है। दूसरा, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और हमारे लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत हुई है। देखिए, पंचायतों में क्या है, 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब वैसे तो हो सकता है महिलाएं आगे ना आए, अब जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है वो परिवार वाले भी अपनी किसी न किसी महिला को चुनाव में खड़ा करते हैं। तो इस बहाने महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में बढ़ा है। तो ये तो विकेंद्रीकरण है। अब देखते हैं इससे आगे हम। स्थानीय सरकार क्या होती है उसे देखते हैं। इसका महत्व क्या है। हमने स्थानीय सरकार तो जान ली, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, वो सब। तो इनका फ़ायदा क्या है, देखिए, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। मान लीजिए गांव में कोई झगड़ा हो गया तो सरपंच ही उसका फैसला कर सकता है, तो समस्या का निपटारा क्या है, स्थानीय स्तर पर हो जाता है। दूसरा क्या फ़ायदा है, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ से आया और कैसे खर्च करना है। मतलब गांव में देखिए, एक सरपंच और कुछ पंच होते हैं और उसके अलावा अन्य ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो उन सबको पता होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कैसे खर्च करना है, किस काम पर। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में भागीदार बनाना संभव हो पाया। मान लीजिए कोई फैसला लेना है तो उसमें पंचायतों की भी भागीदारी संभव हो जाती है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना, मतलब देश का शासन चलाने के लिए एक व्यक्ति इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी को नहीं देख सकता। इतनी लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए सत्ता को अलग अलग लोगों के बीच में बांटा गया है। कहीं पे राज्य सरकार, कहीं पे पंचायतें, कहीं पे स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद। इस तरह से स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। तो ये जो है सत्ता के अनुरूप ही है, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक ही के पास हों तो निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। तो ये इसकी 5 जो महत्व है मेन, वो यही है कि समस्याओं का जल्दी निपटारा हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे खर्च करना है, फैसले में लोग भागीदार बन जाते हैं, अधिक से अधिक लोग सत्ता में भागीदार दिखाते हैं और विकेंद्रीकरण जो है वो सत्ता के अनुरूप है। ये अखबारों की कुछ कटिंग है जो स्थानीय शासन के ऊपर है। देखिए, 1 मिलियन वुमेन जो हैं इलेक्टेड हुई हैं पंचायतों के लिए। अगली क्या कह रहा है, स्टेट अपोज डायरेक्ट फंडिंग टू पंचायत, कि सीधा पंचायतों को पैसा देने का अपोज किया गया। फिर वुमेन प्रधान ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज, जो गांव की महिला प्रधान है वो बदलाव की ब्याह लाई है। 4 रुपये टू 50 जस्टिस इन ए विलेज, जो फैसला है वो गांव में ही हो गया 250 रुपये में। तो इस तरह से पंचायतों को दिखाया गया है कि कितना फ़ायदा है हम लोगों को। आगे देखते हैं, ब्राज़ील का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है, तो उसने भी इस तरह का विकेंद्रीकरण अपनाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ब्राज़ील में क्या है। देखिए, ब्राज़ील में एक शहर है पोर्तो एलेग्रे, उसमें विकेंद्रीकरण किया गया, उसमें लोगों को डायरेक्ट भागीदार बनाया गया। इसमें जैसे हमारे यहाँ नगर परिषद है वैसा ही एक संगठन खड़ा किया गया है
जो फैसले लेने का अधिकार वहाँ पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। 13 लाख लोग शहर का बजट बनाने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे कि हमारे यहाँ वार्ड होते हैं, इस तरह से बांटा गया और उनकी एक बैठकें होती है, जैसे ग्राम सभा की बैठकें होती हैं वैसे ही वहाँ पे बैठकें होती है जिसमें नागरिक भाग लेते हैं, बजट के ऊपर चर्चा करते हैं और फैसला लेते हैं कि कहाँ पर क्या काम ज़रूरी है, वो पैसा कहाँ खर्च किया जाए। हर साल इसमें 20 लाख लोग भागीदारी करते हैं। यह बजट सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि गरीबों की बस्तियों को बसाने में, उन्हें पुनर्वास करने में, भवन झुग्गी झोपड़ियों को हटा के अच्छा बनाने में इस सब का प्रयोग किया जाता है। अपने देश में भी जैसा ये ब्राज़ील में प्रयोग किया गया है, अपने देश में भी केरल में कुछ हिस्सों में इस तरह का प्रयोग किया गया है। देखिए कितना सक्सेसफुल है। देश के लोग देश के कार्यों में पूरी भागीदारी दे रहे हैं। वो बजट बनाने में, बजट को कहाँ पर कितना खर्च करना है उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पंचायतों के स्तर कौन से हैं। 3 स्तर पे हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, जो दूसरा है वो पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। तो इस तरह जो पंचायत हैं वो 3 स्तर पर इनकी व्यवस्था की गई है। अब इनकी समस्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जागरूकता का अभाव है। जो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतने जागरूक नहीं हैं कि सरकार ने कौन सी नई स्कीमें चलाई हुई हैं, उन्हें क्या फॉलो करना है पता ही नहीं उन्हें। दूसरा धन की कमी। कई बार लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो काम करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तीसरा अधिकारियों की मनमानी है। जो अधिकारी बैठे हुए हैं इनके लिए पंचायत समिति के सदस्य हैं और हैं, तो वो कई बार अपनी मनमर्जी करते हैं। जन सहभागिता की कमी। जो गांव के लोग हैं कई बार वो अपना पूरा सहयोग नहीं देते। जो अगली समस्या है वो है नियत समय पर चुनाव नहीं होते। मान लीजिए 5 साल के बाद चुनाव होना है, बहुत बार ऐसा होता है कि पंचायत के चुनाव लटका दिए जाते हैं, नहीं होते समय पर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध न कराना। कई बार मान लीजिए गांव में कोई विशेष कार्य किया जाना है या ज़रूरी कार्य है, उसके लिए बजट चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाता। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि वहाँ पर आती हैं। चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो गया आज का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।